हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपने यूट्यूब वगैरह पे इंटरनेट पे ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। जो भी लोग फार्मिंग करते हैं, गोट फार्मिंग से जुड़े हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग से जुड़े हैं, उन्हें ये बात जाननी चाहिए कि किस तरीके से जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या मतलब टेक्नोलॉजी या टेक्निक यूज़ करती हैं कि उनके एनिमल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा हैवी होते हैं। उनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उनका मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एग प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो और इंडियन एनिमल्स इतने प्रोडक्शन में पीछे क्यों हैं? तो ये उसी से रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल ही इग्नोर्ड है। कहीं यूट्यूब वगैरह पे, इंटरनेट पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाईली साइंस बैक्ड एक टॉपिक है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे। ये है जेनेटिक्स, किस तरीके से उसकी आनुवंशिकता जो जेनेटिक्स है वो एनिमल के प्रोडक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करती है, और हम अपने फार्म पे किस तरीके से जेनेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे प्रोडक्शन इम्प्रूव करें। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मतलब बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत आसान समझने वाली भाषा में, हालांकि ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये जो पर्टिकुलर साइंस है जेनेटिक्स की। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव जेनेटिक्स ऑफ गोट्स एट फार्म। इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या हैं वो देखेंगे गोट्स के लिए। फिर आगे कोई और प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे जिसमें हम कैटल वगैरह की इम्प्रूवमेंट के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ना जेनेटिकली एडवांस गोट्स होते क्या हैं। यहाँ पर दो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, एक इंडियन जमुनापारी गोट का और एक ऑस्ट्रेलियन बोयर गोट का। ये दोनों लगभग एक एज की हैं, और अगर आप इन्हें देखें तो जो इंडियन गोट है वो भले ही देखने में थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, लेकिन जो इसके अंदर जिसके लिए हम इसे पालते हैं मीट के लिए या उसके लिए, उस हिसाब से ये थोड़ा लीन है, कमज़ोर है। इसके अंदर मीट की क्वांटिटी ऑब्वियसली कम है, ये इसका वेट भी कम है क्योंकि। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि जो बोयर गोट है ये सेम एज का है लगभग, और इसके अंदर मीट जो है वो इससे लगभग काफ़ी ज़्यादा है, 3-4 गुना ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे मतलब पॉसिबल हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन बोयर गोट इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है सेम टाइम पीरियड में और सेम फीड सोर्सेज में, और जबकि इंडियन गोट इतना हैवी नहीं हो पाता है। तो अगर हम इसे देखें तो ये अचीव करता है 20 किलो बॉडी वेट इंडियन गोट लगभग 6 महीने में, और ये 20 किलो बॉडी वेट 2 महीने या उससे भी कम एज पे अचीव कर लेता है बोयर गोट जो है। इसकी फैकेंडिटी मतलब जो एक डिलीवरी में किड्स की संख्या होती है वो लगभग 1 होती है, और ये लगभग 2.65 किड्स डिलीवर करती हैं इसकी फीमेल्स बोयर की। तो एडवांटेजेस क्या हैं इस जेनेटिकली एडवांस्ड एनिमल्स के। जेनेटिकली एडवांस एनिमल जो होते हैं ना वो बहुत ही एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स होते हैं। एफिशिएंट का मतलब है वो कम खाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मीट या मिल्क उनमें से ज़्यादा निकलता है। जैसे आप एक्जोटिक काउज़ वगैरह देखते होंगे, जो बाहर की इंग्लिश गाय जिन्हें कहते हैं, HF या जर्सी, उन्हें भी आप वही दाना चारा देते हैं और देसी गाय को भी वही दाना चारा देते हैं, लेकिन उनका जो दूध होता है या जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो देसी गाय से ज़्यादा होता है, मतलब वॉल्यूम में या उसमें। इसी तरीके से इंडियन मुर्गियां जो होती हैं, जो देसी मुर्गियां हैं, वो कम अंडे देती हैं, और जो लेगहॉर्न वगैरह हैं वो ज़्यादा अंडे देती हैं। तो क्या मतलब है इसका, एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इनका मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट कॉस्ट इनकी कम रहती है इन एनिमल्स की, क्योंकि जब प्रोडक्शन इनसे ज़्यादा हो रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है कि हमें कम एनिमल पालने की ज़रूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन को टारगेट करते हुए। तो मैनेजमेंट कॉस्ट इनकी कम होती है जो जेनेटिकली एडवांस एनिमल्स होते हैं, और ये ज़्यादा मार्केट कॉम्पिटेंट होते हैं क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है। मान लीजिए कभी कभी मार्केट में डाउनफॉल हो जाता है, तो आपका जो एनिमल आपने या जो प्रोडक्शन एनिमल से आपने कम लागत में तैयार किया होगा,
तो उसमें मार्जिन्स ज़्यादा होंगे। मतलब जो कम हमने जिसके प्रोडक्शन में कम कॉस्ट लगाई होगी, उसे हम जब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली प्राइस डाउन जाएंगे, तो उन डाउन प्राइसेस में भी हम उसे प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर कॉस्ट ही प्रोडक्शन में ज़्यादा लगा दी तो फिर हमें हमेशा नुकसान होता है। तो इस बात को भी वो मतलब ज़्यादा मार्केट कॉम्पिटेंट होते हैं और वो मार्केट में देर तक सर्वाइव करते हैं, जेनेटिकली एडवांस एनिमल्स जो होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। किस तरीके से एनवायरनमेंट बर्डन को लेस करते हैं ये भी हम देखेंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के अगर टाइम में हम इसे देखें। प्रोडक्शन लेवल इनका प्रेडिक्टेबल होता है, हमें पता रहता है कि कितना ये खाएंगे और कितना ये प्रोड्यूस करेंगे, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे और कितना इनसे प्रोडक्शन हम लेंगे। तो इसमें बिज़नेस एक्सपेंशन ईजी होता है क्योंकि हम प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई हम इतना एनिमल को बढ़ाएंगे तो इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, इतना ये सेल होगा तो हमारे प्रॉफिट इतने होंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो क्वाइट मतलब सेफ़ रहते हैं जेनेटिकली एडवांस एनिमल्स में। मनी सर्कुलेशन तेज़ होता है क्योंकि जब एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है तो जल्दी प्रोडक्शन जल्दी होता है और वो मार्केट में भी जल्दी जाएगा और वहाँ पे भी मतलब तेज़ी से बिकेगा। तो प्रॉफिट्स जो हैं उसमें एंटिसिपेटेड रहते हैं, पता रहते हैं। तो ये एक बिज़नेस मॉडल बनता है, ये सिर्फ फार्मिंग नहीं रह जाती है। जेनेटिकली एडवांस एनिमल्स का जो मैनेजमेंट या वो रहते हैं तो ये सिर्फ मतलब फार्मर लेवल का नहीं रह जाता, ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस में आ जाते हैं जेनेटिकली एडवांस एनिमल्स। अब ये एक एनवायरनमेंट बर्डन, जैसे मैं एक बात बता रहा था, ये उसकी एक रिपोर्ट है कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे आपका जो मेनली रूमिनेंट्स हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर से मीथेन निकलती है और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल वगैरह में से निकलती है, वो भी हीट को एब्जॉर्ब करती है। और आजकल ये हम सुनने में आता है कि भाई हम सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो धरती का तापमान है वो बढ़ रहा है, ठीक है, उससे मौसम में बदलाव आ रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मीथेन जो है वो, और ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं ये वाले एनिमल्स जो हैं हमारे। तो अगर हम ये इनकी संख्या ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होगा इससे। तो हमें उस एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होने देना है, हमें इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है। और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ इनसे होने वाली जो हानि है, जो मीथेन के रूप में या इन सब चीज़ों के रूप में होती है, जो पोल्यूशन होता है, जो एनवायरनमेंट को इससे नुकसान होता है, उसे भी हमें कम करना है। आइए देखते हैं कि एनवायरनमेंट बर्डन कैसे होता है जेनेटिकली पुअर एनिमल्स का। हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू है आज के ज़माने में, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इसमें एक जो एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, जिसमें चावल की खेती और रूमिनेंट्स जो हम पालते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये क्या करते हैं, ये मीथेन रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही रिलीज़ करते हैं, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में मीथेन को रिलीज़ करते हैं। और मीथेन जो है वो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। और CO2 से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, उससे लगभग 200 गुना ज़्यादा पोटेंट है ये हीट को एब्जॉर्ब करने में। और एक जो एडल्ट बकरी होती है, जो मैंने रिपोर्ट पीछे दिखाई थी, उसी के अनुसार एक एडल्ट बकरी जो है वो लगभग 23 मीटर क्यूब मीथेन एनुअली प्रोड्यूस करती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो बकरियां हैं वो कितना मीथेन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अगर हम इस पे फोकस करें, इस मतलब टेक्नोलॉजी पे, कि जिसमें प्रोडक्शन तो सेम अमाउंट का मतलब मीट हो, मतलब सेम अमाउंट मीट प्रोड्यूस हो जितना अभी हो रहा है, लेकिन वो लेस नंबर ऑफ गोट से हो, मतलब कम गोट से पॉसिबल हो उतना ही प्रोडक्शन और कम टाइम में, तो हम मीथेन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। जो मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है उसे ड्रास्टिकली हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो हम जेनेटिक्स को जैसे इम्प्रूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ गोट्स कम हो जाते हैं और जो मीट होता है वो बढ़ जाता है और मीथेन भी कम हो जाती है। तो इम्प्रूव जेनेटिक्स इक्वल टू लेस गोट इक्वल टू मोर मीट इक्वल टू लेस वाटर यूज़, क्योंकि जब एनिमल्स कम होंगे तो वो पानी भी कम पिएंगे। तो एनवायरनमेंट के लिए जेनेटिकली एडवांस एनिमल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। अब इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड एनिमल, अब हम ये एक मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें 10,000 किलो मीट अपने फार्म में एनुअली एक साल में प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हम 1,000 गोट पालते हैं, मतलब हमें 1,000 गोट उसके लिए चाहिए जो कि 20 किलो की एक गोट हो, क्योंकि कारकस का जो परसेंटेज होता है, जो मीट का परसेंटेज होता है, वो लाइव वेट का 50% होता है। मतलब 10 किलो मीट एक गोट 20 किलो की गोट में से निकलेगा। तो हमें 10,000 किलो मीट के लिए लगभग 1,000 गोट्स चाहिए। अब जेनेटिकली पुअर गोट्स हैं और एक जेनेटिकली एडवांस गोट्स हैं, जैसे मैंने पहले पिक्चर में दिखाया था, एक जमुनापारी है और एक बोयर है। तो इसमें फेकेंडिटी जो जेनेटिकली पुअर गोट्स होती हैं, फेकेंडिटी मतलब एक बार में जो बच्चे देती है वो 1.2 देती है, और 14 महीने में 2 बार डिलीवरी होती है इन गोट्स की। और इन सच कंडीशन वी हैव, मतलब इन कंडीशंस में अगर ये फेकेंडिटी 1.2 है और 14 महीने में 2 बार डिलीवरी दे रही है, तो लगभग हमें 416 गोट्स चाहिए 10,000 किलो मीट को प्रोड्यूस करने में एनुअली। दूसरी ओर अगर हम देखें कि जेनेटिकली एडवांस गोट्स हैं, तो इसमें फेकेंडिटी 2.65 है, मतलब एक बार में 2.65 किड्स को ये डिलीवर करती है जेनेटिकली एडवांस गोट, और साल में 2 बार, मतलब 12 महीने में 2 बार डिलीवरी हो जाती है, 2 प्रेगनेंसी हो जाती हैं कंप्लीट। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ 188 गोट्स चाहिए 10,000 किलो मीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि 10,000 किलो मीट ही था, लेकिन वो यहाँ पर कम गोट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा गोट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 188 गोट्स कम मीथेन प्रोड्यूस करेंगी या 416 गोट्स कम मीथेन प्रोड्यूस करेंगी। ऑब्वियसली 188 गोट्स 188 गोट्स कम मीथेन प्रोड्यूस करेंगी, कम वाटर यूटिलाइज़ करेंगी, इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट कम आएगी, लेबर कॉस्ट कम आएगी, इन्हें रखाने का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। तो इसके तरीके से फिर अगर हम देखें फीड कॉस्ट, इस जेनेटिकली पुअर गोट में फीड कॉस्ट हाई रहेगी, मैनेजमेंट लेबर कॉस्ट हाई रहेगी, प्रोडक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे, और पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगी, लेस मार्केट कॉम्पिटेंट होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो मार्केट में कॉम्पिटेंसी जो होगी इसकी वो कम होगी। इसी तरीके से फीड कॉस्ट अगर लेस है, मैनेजमेंट कॉस्ट लेस होगी, पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लोअर, कम हो जाएगी। मोर मार्केट कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट्स इसमें से बनेंगे। किड्स विल बी रेडी फॉर मार्केट इन 6 मंथ, रिस्क इज़ हायर, क्योंकि 6 महीने तक आप पालेंगे तो 6 महीने में बीमारी आने का खतरा और दूसरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रहती हैं। तो 6 महीने में रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है। इसमें रिस्क जो है वो, क्योंकि 2 महीने में ही ये इतना वेट अचीव कर लेते हैं कि मार्केट में इन्हें सेल किया जा सके, तो ये इनमें रिस्क कम रहता है। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है और एनवायरनमेंट एडवांटेजेस क्या हैं जेनेटिकली एडवांस गोट्स के। अब कुछ हम बेसिक एस्पेक्ट्स देखते हैं, जो जितनी अब हमने ये बात की कि ये किया कैसे जा सकता है, जेनेटिकली एडवांस कैसे बनाया जाता है एनिमल्स को। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम इसे देखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में रहती है। डीएनए के बारे में मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा कि डीएनए होता है हमारी सेल्स के अंदर, और जो हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है डीएनए के थ्रू। और यही जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये भी बात है कि जेनेटिक्स कोई वैक्यूम में तो एक्सप्रेस होती नहीं है, ये हमेशा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस होती है। तो जेनेटिक जो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसे जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कहते हैं। और हम कॉन्टीन्यूसली अगर जेनेटिक सिलेक्शन परफॉर्म करते रहते हैं किसी फ्लॉक में, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होने लगती है। मतलब रेगुलरली हम अच्छे एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो आने वाली जनरेशन अच्छा परफॉर्म करती हैं। और एक बात और है कि रेगुलरली मार्केट किड्स फॉर मीट, आप कोई फार्म करते हैं तो मीट के लिए रेगुलरली उन किड्स को आपको मार्केट करना है मीट के लिए, और मनी जनरेट करनी है ताकि फार्म स्मूथली रन करता रहे। अदरवाइज़ फार्म को फिर रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास इतने एनिमल नहीं हैं जो कि आप सेल करें और फार्म को, क्योंकि स्टॉल फीडिंग करानी पड़ती है इंडिया में ज़्यादातर कंडीशंस में, और वो कॉस्ट इंटेंसिव एक प्रोसीजर है। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की गोल क्या हो सकते हैं जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के।
आज के ज़माने में अगर हम देखें जो इंडियन गोट्स हैं उनका जो एवरेज डेली गेन है वो लगभग 70-80 ग्राम का है। तो ये हमने जो साइड में आपको दिया है, ये गोल्स लिखे हैं, ये कुछ टारगेट हैं जो हमें जेनेटिकली जब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने गोट्स का, तो इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे कि डेली वेट गेन जो हमारे एनिमल्स का लगभग 200 ग्राम्स हो पर डे, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टीपल बर्थ है जिसे फेकेंडिटी मैंने बताया पहले, वो 1.3 से 1.75 हम करें। ये जस्ट टारगेट है, इसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 0.75 लीटर से 2 लीटर पर डे तक हो जाए। इंक्रीज़ दी वेट एट 3 मंथ ऑफ एज, मतलब जब वो 3 महीने की एज पे आए तो उसका वेट जो है वो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए। इंटरकिडिंग पीरियड जो है वो 8 मंथ से हम कम कर दें, 6.5 मंथ पे ले आएँ। उसे रिप्रोडक्टिवली एफिशिएंट बनाएं, सिलेक्शन करके उसे जेनेटिकली इम्प्रूव करके। और फर्स्ट किडिंग की जो एज है वो 19 मंथ से हम 13 मंथ कर दें। तो ये कुछ गोल हो सकते हैं हमारे कि इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। तो जेनेटिक सिलेक्शन जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पूरे के पूरे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ पेरेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो ब्रीड करें और कुछ को हम ब्रीड नहीं करने देते हैं, उन्हें कल कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। तो पुअर एनिमल्स को ब्रीड करा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आने वाली जनरेशन फिर वैसी होगी और हमें हमारा मतलब जो है वो एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, उन्हें खिलाना ज़्यादा पड़ेगा, वो प्रोड्यूस कम करेंगे। तो जेनेटिक सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और पहला पॉइंट है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में फ्लॉक के। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ट्रेड सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसा मैंने ये इस टेबल में, गोल्स वाले टेबल में दिखाया है कि जिन्हें हमें इम्प्रूव करना है। तो उन ट्रेड्स को सिलेक्ट करते हैं, उन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है और वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं बेसिक जेनेटिक्स के, उन्हें हम पहले जान लेते हैं ताकि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फिर उसी बेसिस पे किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत एडवांस साइंस है और बहुत कॉम्प्लेक्स और एक जटिल विज्ञान है जिसे कहना चाहिए। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, और बायोलॉजी की, फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन की नॉलेज। लेकिन फिर भी मैंने मतलब मोटा मोटा इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है कि सबकी समझ में आ जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ होती है वेरिएशन। तो हर एक पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशन प्रेजेंट रहता है, मतलब जो हर एक इंडिविजुअल होता है वो एक दूसरे से वेरी करता है। जैसे आप अपने परिवार में भी देखें, मान लीजिए आप हाइट को ले लीजिए, तो आपके जितने भी भाई बहन होंगे सबकी हाइट एक जैसी तो नहीं होगी, जबकि सबके माँ बाप एक ही हैं। तो वो जो वेरिएशन होता है वो इसका रॉ मटेरियल है ब्रीड इम्प्रूवमेंट का। तो ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा वेरिएशन होता है उतना ज़्यादा जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी उतना अच्छा होता है। मान लीजिए आपके यहाँ आपके 4 या 5 भाई बहन हैं, सबकी जो हाइट है, किसी की हाइट 5.7 है, किसी की हाइट 5.9 है, किसी की 5.8 है, किसी की 5.6 है। लेकिन एक दूसरा परिवार है, दूसरा ख़ानदान है, वहाँ पर जो है ज़्यादातर हाइट जो है वो 4.8 है, 4.10 है। तो आपके परिवार की हाइट 5 में है, उनके परिवार की हाइट 4 में है। तो ये एक वेरिएशन है जिसे हम इंटर पॉपुलेशन वेरिएशन कहते हैं, और जो आपके परिवार में है वो इंट्रा पॉपुलेशन वेरिएशन है। तो ये इस टाइप का जो वेरिएशन होता है, जब अलग अलग फिगर्स होती हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो सिलेक्शन क्या है कि हम अपॉर्चुनिटी देते हैं जो अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल, जो उन एनिमल्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ब्रीड करने के लिए जिनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगर हम वेट गेन के लिए एनिमल को ब्रीड करा रहे हैं तो उसी हिसाब से हम एनिमल सेलेक्ट करेंगे। मतलब तो नेक्स्ट जनरेशन में किसे ब्रीड करना है, नेक्स्ट जनरेशन कौन से पेरेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये हम देखते हैं इसमें, और इसके लिए हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सिलेक्शन जो है वो टूल है, वो एक तरीके का मतलब तरीका है,
और जो वेरिएशन है वो एक रॉ मटेरियल है जिस पर हमें काम करना है। फिर आती है हेरिटेबिलिटी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो एनिमल मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा अपनी जेनेटिक सुपीरियॉरिटी की वजह से प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप उसे अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसे अच्छा खाने पीने को देते हैं, तो वो उसका भी असर उस पे पड़ता है जेनेटिक्स पे। तो हेरिटेबिलिटी क्या होती है कि हम ये जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं हेरिटेबिलिटी में कि कितना ये इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो कितना जेनेटिक्स की वजह से है, ऊपर से कितना आया, हेरिटेबल कितना है। तो हेरिटेबिलिटी से हम वो पता लगाते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन डिफरेंशियल होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ सुपीरियॉरिटी ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट, मतलब सिलेक्टेड जो पेरेंट्स हैं वो पॉपुलेशन से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये आगे एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। और जनरेशन इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है बिटवीन जनरेशन में वो कितना है, मतलब जैसे एक बकरी है 5 महीने वो ज्ञाबन रही, 5 महीने के बाद उसने बच्चे दिए, फिर वो 5 महीने के बाद जब उसने बच्चे दिए तो उसे वो अगर बकरी पैदा हुई तो उसने फिर 12 महीने लिए दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए, फिर 5 महीने वो प्रेग्नेंट रही। तो वो जनरेशन इंटरवल कहलाता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन दोबारा बच्चों को जन्म देती है। तो ये जितना कम होता है उतना ज़्यादा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट उतनी तेज़ी से होता है जितना जनरेशन इंटरवल कम रहता है। इसी वजह से मुर्गियों में बहुत तेज़ी से जेनेटिक एडवांसमेंट किया जा सकता है, जबकि गाय में या ऊँट वगैरह की ब्रीडिंग जब कराते हैं तो उसमें जनरेशन इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इम्प्रूवमेंट बहुत धीरे होता है। अब अप्रोच क्या है सेलेक्टिंग गोट्स टू ब्रीड, कैसे हम उसे वो करें। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। आप अपने अपने फार्म्स में ये चीज़ें खुद डेवलप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल को देखते हुए। ये सारा मतलब रिकॉर्ड का खेल है, आप कितना रिकॉर्ड रखते हैं अपने एनिमल्स का, तो उसी बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हैं कि कौन से एनिमल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से मतलब बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, किन्हें ब्रीड कराना है, किन्हें ब्रीड नहीं कराना। ये डिसीजन ही इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक सिलेक्शन में या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो वेट गेन है किड्स का, जो बच्चे हैं किसी फ्लॉक में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनका हमें जो वेट गेन है, डेली वेट गेन है, वो 70 ग्राम से 100 ग्राम पर डे तक बढ़ाना है। तो हमें सबसे पहले उसके मेजर ऑफ ग्रोथ रेट हमें पता रहना चाहिए जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपरली उन्हें टैग करते हैं, एनिमल्स को टैग करते हैं, जो गोट्स होंगी उन्हें टैग करेंगे, बक्स को टैग करेंगे और उन्हें एक आईडी नंबर देंगे ताकि, और फिर बच्चों को भी हम टैग करेंगे किसी ताकि वो आइडेंटिफाई हों कि ये किस गोट के जो है वो बच्चे हैं और कितना ये परफॉर्म कर रहे हैं, डेली वेट गेन इसमें कितना है। तो वो रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगी तो आप कोई जेनेटिक सिलेक्शन या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक फ्लॉक है जिसमें 50 गोट्स हैं, 3 बक्स हैं और उनके 70 किड्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो जो किड्स का एवरेज डेली वेट गेन जो है, डेली गेन जो है वो रेंज करता है 50 ग्राम से 130 ग्राम पर डे, कोई एनिमल वो कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो एवरेज है वो 70 ग्राम आया है। पॉपुलेशन एवरेज जो है अगर हम सबका निकालें, कोई किड 50 ग्राम से बढ़ रहा है, कोई 130 ग्राम से बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज 70 आया है। इसका क्या मतलब है, 70 का एवरेज ये शो करता है कि 50 ग्राम के नज़दीक ज़्यादा बच्चे हैं और जो 130 ग्राम वाले हैं वो कम है, मतलब वो 130 ग्राम की तरफ कम बच्चे हैं, तभी तो 70 एवरेज आया है। तो अब तो अगर हम रियल सेंस में देखें तो हमें पॉपुलेशन मीन को इम्प्रूव करना है, मतलब उस 70 ग्राम को हमें इम्प्रूव करके 100 ग्राम पे लेके जाना है। तो कुछ बच्चे 50 ग्राम के थे, कुछ 130 ग्राम के थे, तो ऑब्वियसली जो 130 ग्राम या उसके करीब होंगे हम उन्हें सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम सिलेक्शन के दौरान क्या करते हैं, उन बक्स और उन गोट्स को ब्रीड कराते हैं जिनके बच्चों का एवरेज 70 ग्राम से ऊपर रहा है। तो आउट ऑफ, फिर मतलब सपोज़ करते हैं कि 50 गोट्स और 3 बक्स में से 10 गोट्स या एक बक ऐसा निकला जिनका जो एवरेज, जिनके बच्चों का जो वेट गेन था वो 70 ग्राम से अबव था, 70 ग्राम अबव की वेट गेन कैटेगरी में था। तो हमने उन 10 गोट्स को और उस एक बक को सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो 10 है ये 20% है 50 गोट्स का। तो हमने 20, तो ये जो 20% रहा ना, ये सिलेक्शन प्रेशर रहा।
जो 100 ग्राम था, वेट को हमने 100 ग्राम सेलेक्ट किया, तो वो हमने सिलेक्शन प्रेशर लगाया, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने इसके ऊपर लगाया, और इसमें से लगभग हमने 80% एनिमल कल्ड कर दिए कि उन्हें हमें ब्रीड ही नहीं कराना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो एनिमल्स आएंगे वो जेनेटिकली बहुत एडवांस होंगे। तो जो कल्ड एनिमल हैं उन्हें आप सेल कर दीजिए। फर्दर फ्लॉक, जो अब आप दोबारा फ्लॉक बनाएंगे 10 गोट्स में, उनमें जो इनके बच्चे होंगे ना, उन्हें ही इंट्रोड्यूस करेंगे इन 20% एनिमल में से, तो उससे रिप्लेस करेंगे। तो हमारा फिर जो अगली जनरेशन होगी वो 70 ग्राम से अबव वाली होगी, मतलब 100 ग्राम के नज़दीक वाली होगी। फिर हम उसमें से भी इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन है ये फिर कई जनरेशन तक चलता है। फिर हमें कुछ ऐसे एनिमल्स मिलते हैं कि जिनका जो एवरेज डेली वेट गेन है वो 130 ग्राम है, 150 ग्राम है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एनिमल 50 ग्राम से बढ़ रहा है, एक 150 ग्राम से बढ़ रहा है। तो वो जब 6 महीने में जो वेट गेन करेगा, ये वाला एनिमल 2 महीने में कर लेगा 150 ग्राम पर डे जो गेन कर रहा होगा। तो जितना ज़्यादा सिलेक्शन प्रेशर होता है उतना ही तेज़ी से वो इम्प्रूवमेंट होता है, हमें फ्लॉक में इम्प्रूवमेंट दिखता है, और उतनी तेज़ी से वो फिर एफिशिएंसी प्रोडक्शन में आती जाती है। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। और जो लार्ज पॉपुलेशन होती हैं उनमें इसे क्योंकि वेरिएशन उसमें लार्ज होता है और एनिमल ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ये करना, ये इम्प्रूवमेंट करना आसान रहता है लार्जर पॉपुलेशंस में। और जो मैंने ये बताया है आपको, ये क्रूड आउटलाइन है, बेसिक नॉलेज ऑफ जेनेटिक है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाता है। जो एक्चुअल जेनेटिक साइंस है वो आजकल बहुत एडवांस हो गई है, वो पीसीआर बेस्ड है, डीएनए मतलब मोलिकुलर, हाईली एडवांस मोलिकुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं अब अवेलेबल, जिनके ज़रिए से सिलेक्शन मार्कर्स और वो सब देखा जाता है कि कौन से एनिमल अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें मोलिकुलरली आइडेंटिफाई किया जाता है। और हाई लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, और स्टैटिस्टिक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस सब्जेक्ट है। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज इसमें चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जो कॉमन सेंस है, जैसा मैंने आपको बताया, वो किया भी जा सकता है और कर भी रहे हैं लोग। जो बाहर के जितने भी ब्रीडिंग सोसाइटीज़ हैं, ब्रीडर्स हैं, वो इसी तरीके से इम्प्रूव करते हैं। जैसा मैंने बताया बेसिक बिल्कुल यही है, और आप अपने फार्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप जेनेटिक सिलेक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपने फार्म में, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप में और एक बकरी चराने वाले में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस आपने उसे फार्म में रख रखा है, वो बाहर चरा रहा है। तो जो भी थोड़े बहुत भी लोग पढ़े लिखे हैं, अगर इतना भी वो है, और इसमें इतना भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। आपको बस अच्छे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ब्रीड कराना है और बाकियों को ब्रीड नहीं कराना है। तो हमने जैसे देखा कि जेनेटिक्स जो है वो वैक्यूम में एक्सप्रेस नहीं होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से हमेशा इंटरेक्ट करती है। जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखें कि एक बकरी है जिसकी जेनेटिक कैपेसिटी है 5 लीटर दूध देने की, लेकिन वो 5 लीटर दूध देने के लिए उसे लगभग 5 किलो ग्रीन फॉडर और 2 किलो कंसनट्रेट चाहिए। लेकिन अगर आप उसे 3 किलो ग्रीन फॉडर और 1 किलो कंसनट्रेट देते हैं, तो क्या वो 5 किलो दूध दे पाएगी? कभी भी नहीं देगी वो इतना दूध, क्योंकि उसे उतना न्यूट्रिएंट ही नहीं मिला। भाई दूध तो न्यूट्रिएंट से बनेगा ना। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट, हाउसिंग, फीडिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक वर्थ ऑफ एनिमल। जब हम जेनेटिकली एडवांस कर लेते हैं एनिमल्स को, तो हमें फिर अच्छी एनवायरनमेंट, हाउसिंग, फीडिंग वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, और उन एनिमल्स को हम इस तरीके से नहीं रख सकते। तो यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हेरिटेबिलिटी की, जिनका कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि सारा का सारा जो है वो जेनेटिक नहीं होता है। जो कोई एनिमल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ उसमें से पार्ट होता है वो हेरिटेबिलिटी, कुछ जेनेटिक का पार्ट होता है और कुछ उसके एनवायरनमेंट का, जो अच्छी उसे फीडिंग और वो सब की जाती है। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि कितना हेरिटेबल है, मतलब जो हम सुपीरियरिटी देख रहे हैं वो कितना % नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक फ्लॉक है गोट्स का, जिसमें जो एवरेज जो बर्थ वेट होता है किड्स का, बकरी के बच्चों का, वो लगभग 2 kg होता है। और देर आर अवेलेबल सफिशिएंट ऑफ द हैवियर किड्स, मतलब कुछ ऐसे हैं कि जिनका एवरेज है 2.5 kg, जो 2.5 किलो के भी हैं,
और इन्हीं 2.5 किलो में से हमें सेलेक्ट करना है रिप्लेसमेंट ब्रीडिंग स्टॉक को, मतलब रिप्लेस जो हम करेंगे वो इन्हीं किड्स में से करेंगे, उन्हीं पेरेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे या उन्हीं किड्स को हम रिप्लेस करेंगे जो कि 2.5 किलो का एवरेज है जिनका होगा। तो हमें ये देखना है कि इस हैवियर बर्थ वेट जो 0.5 kg जो एक्स्ट्रा वेट है ये कितना हेरिटेबल है, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स में, अपने जो इनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कितना ये ट्रांसमिट हो पाएगा 0.5 kg, क्योंकि जो हैवियर बर्थ वेट है, जो डिफरेंस है वो 0.5 kg का, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 2.5 kg, तो इसकी सुपीरियरिटी कितनी है 0.5 kg। तो 0.5 kg का हमें देखना है कि ये कितना जेनेटिकली सुपीरियर है। तो 0.5 kg बर्थ वेट जो है उन लैम्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम स्टैंडर्ड टेबल से ये जानते हैं कि जो बर्थ वेट होता है वो 30% हेरिटेबल होता है। इसका ये मतलब है कि 30% जो 0.5 kg का है ना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ड्यू टू सुपीरियर हेरिडिटी, मतलब जेनेटिक्स की वजह से 0.5 kg जो सुपीरियरिटी है इसका 30% जेनेटिक्स की वजह से हमें दिखाई देगा, जिन्हें हम मतलब आगे चल के ब्रीडर बनाएंगे। और 70% जो है उस सुपीरियरिटी का दैट इज़ ड्यू टू दी एनवायरनमेंट, फीड, केयर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो 0.5 को जब हम 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 kg मिलेगा। तो मतलब 150 ग्राम जो 2.5 किलो में 150 ग्राम की सुपीरियरिटी है, मतलब जो आधा किलो हमने देखा था 0.5 kg जो हमने देखा था, इसमें जो 150 ग्राम की सुपीरियरिटी है वो जेनेटिक्स की वजह से है बर्थ वेट में। ठीक है, तो जो 0.15 kg जेनेटिक सुपीरियरिटी स्टॉक टू द स्टॉक फ्रॉम विच इट वाज सेलेक्टेड। तो अब हम ये देखेंगे कि 2, क्योंकि 2 तो उसका एवरेज था, प्लस 0.15 kg बर्थ वेट विच इज़ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन की परफॉर्मेंस होगी, जो उसमें पॉपुलेशन एवरेज आएगा वो लगभग आएगा 2.15 kg का। और फिर हम उसमें फिर वही अगर एनवायरनमेंट, फीडिंग वगैरह उसे देंगे तो वो डेफिनेटली 2.5 kg से आउट परफॉर्म करेगा, उससे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है, मेरली एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है। एक्चुअल आउटकम जो होता है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो हेरिटेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर उसे इन्फ्लुएंस करती है परफॉर्मेंस को। कितने ट्रेट हम एक बार में सेलेक्ट कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। उन ट्रेट के बीच में कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और अमाउंट ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन मेजर्ड इन सच स्पेसिफिक यूनिट, कि हम किस में कर रहे हैं, कि नंबर क्या है, इंचेस हैं या पाउंड्स हैं, केजी है, कि क्या पैरामीटर है हमारा। एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड, हम कितना एक्यूरेटली रिकॉर्ड्स को मतलब मेंटेन करते हैं। नंबर ऑफ अवेलेबल एनिमल कितने हैं, एज एट विच सिलेक्शन इज़ मेड, जनरेशन इंटरवल, कैलिबर ऑफ सायर्स वगैरह, ये सब चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे, ठीक है। और मैं जानता हूँ ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया है। कुछ लोग मतलब आप 2-3 बार अगर ये वीडियो देखेंगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप कुछ टाइम मतलब 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ समझ में आएंगी। और आप कमेंट में बेझिझक सवाल पूछिए अपने, जो भी आपको इसके रिगार्डिंग सवाल पूछने हैं। और थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने फ्लॉक्स में, और आपको लाने चाहिए। आप अपना एक नेटवर्किंग बनाइए और फार्म से जो कि गोट फार्मिंग करते हैं उनके रिकॉर्ड्स लीजिए, अपने रिकॉर्ड शेयर कीजिए। तो जब अलग अलग फार्म में ऐसे करके इम्प्रूवमेंट होगा तो किसी भी जेनेटिक जो भी इंडियन ब्रीड्स हैं उनमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। और कुछ लोग ला भी रहे हैं। मेरी एक वीडियो भी है जो बर्बरी गोट की है इसमें ही मेरे चैनल पर, उसे भी आप देख सकते हैं। उसे भी हमने इसी तरीके से जेनेटिकली उसे इम्प्रूव किया है सिलेक्शन करके। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और हमें इंडियन कंडीशंस में आगे आने वाले टाइम को देखते हुए ये करना भी पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For queries you can comment or write at ibnestar@gmail.com. Please like, subscribe and share this video.